सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होता है, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल था जिसमें आयोनाइजेशन हो चुका है, अब आयोनाइजेशन के बाद वो किस तरीके से टुकड़ों में टूटता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास अलग अलग कंपाउंड हम लेंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, एल्कोहल एंड ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड लेंगे, उनमें देखेंगे कि किस तरीके से इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कैन बी टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग टाइप, यानी कि जो हमारा आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है जिसका आयोनाइजेशन हो चुका है उसमें फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कुछ तरीके हैं उसके थ्रू हो सकता है। इस वीडियो में सारे तरीकों को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस फर्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यानी कि ये वीडियो तो हमारी सेकेंड है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इसमें हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन तीन तरीके का होता है: सिंपल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड स्केलेटन रीअरेंजमेंट। देखो, फ्रेगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ना आपको मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सिंपल फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल सकता है कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको बताना है, या फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल देते हैं उसको आपको तोड़ करके दिखाना है, उसका फ्रेगमेंटेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से बनाने हैं फ्रेगमेंटेशन वो बात कर रहे हैं। तो सिंपल फ्रेगमेंटेशन की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग वेज, यानी कि कुछ तरीके हैं हमारे पास उसके थ्रू हम फ्रेगमेंटेशन करा सकते हैं। फर्स्ट है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। देखो, हमें पता है यार दो तरीके के क्लीवेज हो सकता है, यानी कि हमारा जो बॉन्ड है वो दो तरीके से टूट सकता है। बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर जाएं, या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक एटम एक पर जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर जाए। यानी कि जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा रखे हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएं, इसको कहते हैं हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू भी हम फ्रेगमेंटेशन करा सकते हैं। देखो, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर एनायन भी बनेगा, कैटायन भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर एनायन नहीं बनने वाला है। वो किस तरीके से नहीं बनेगा वो बात करते हैं। ठीक है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या फिर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू भी फ्रेगमेंटेशन करा सकते हैं। तो देखो, बाय द क्लीवेज बोथ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन मूव ऑन द वन एटम, एक एटम पर चले जाते हैं। रिजल्टिंग आयंस आर क्रिएटेड, आयंस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें टर्शरी क्लोराइड या फिर टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें आयनाइजेशन होगा तो हमें पता है एक्स जो भी ग्रुप है, चाहे यहाँ पर ऑक्सीजन हो, चाहे यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होने वाले हैं। अब देखो, हम आयनाइजेशन कराएंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, सबसे पहले वो निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है, एक्स पर एक तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसके पास एक फ्री रेडिकल रहेगा, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज अगली स्टेप में होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लो हमारे पास क्लोरीन है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर लगा रखा है। अब इसके पास, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन निकल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ? यहाँ पर देखो 5 है, 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बाहर निकल जाएगा। तो इस पर तो कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है, क्योंकि क्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे ये उतने के उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। चार्ज तब क्रिएट होता है जब या तो एक इलेक्ट्रॉन कम आ जाए या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए। अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जितने उस एटम के पास थे, जितने उस एटम के पास होते हैं, तो कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर एक्स
एटम लेकर के जा रहा है तो यहाँ पर पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, कार्बोकैटायन। और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसमें कार्बन के साथ जो कार्बोकैटायन है उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये तो काफ़ी स्टेबल होने वाला है। और देखो यार, अगर ये स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसके बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये तो यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये तो पक्का है, ये बनता है यहाँ पर। और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अराइजेज होती हैं, लेकिन हमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज देखना है कि किस तरीके से होता है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू भी यहाँ पर बन सकता है, लेकिन उसे हमें बनाना नहीं है। हमें हमारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा करके दिखाना है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू हम किस तरीके से हमारे फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो X जो है ना, ये X कुछ भी हो सकता है, Cl Br I, यहाँ पर ये ग्रुप भी हो सकता है, एस्टर ग्रुप, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगली बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की। इन दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन बॉन्ड डिसोशिएट थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है जब बॉन्ड का डिसोशिएशन होता है, बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, अल्फा क्लीवेज एंड बीटा क्लीवेज। यानी कि अल्फा क्लीवेज का मतलब होता है हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप की जो अल्फा पोजीशन है वहां से बॉन्ड टूटता है। और सेकंड चीज क्या है, बीटा क्लीवेज है, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बीटा पोजीशन है वहां से बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। तो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, कीटोन्स, इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर अल्फा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज, के अंदर अल्फा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज इन एल्डिहाइड, ठीक है। हमें पता है एल्डिहाइड जो होता है इसका जो ये CO ग्रुप है इसके अगले वाला कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन होता है तो हमारा जो बॉन्ड टूटेगा, देखो हमारा जो अल्फा कार्बन तो हम जानते हैं, लेकिन अल्फा बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फा बॉन्ड यहाँ पर इस बॉन्ड को हम बताते हैं कि ये जो बॉन्ड है हमारा ये होता है अल्फा बॉन्ड। लेकिन ईथर जो होते हैं ना, ईथर और अल्कोहल जो होते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर अगला जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। अब ये हमारा अल्फा बॉन्ड नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा बॉन्ड नहीं है, ये है हमारा अल्फा बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा बॉन्ड क्या होता है, कौन सा होता है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में सेम ही है, यहाँ पर ये ही होता है अल्फा बॉन्ड, ठीक है। तो अल्फा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, आयनाइजेशन होगा इस मॉलिक्यूल में, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, आयनाइजेशन होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। किस तरीके से होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब इस तरीके का होगा तो यहाँ पर CH3 CH2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर पीछे कार्बन पर आएगा कार्बन पर आएगा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज ना हो, यहाँ पर बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के साथ। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा और पीछे क्या आएगा, पीछे भी फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फॉर्मेशन हो जाएगा बॉन्ड का। और एक यह पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये दोनों यानी कि ये दोनों हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। अब इनका M/Z रेशियो हम निकालते हैं। तो देखो हमारा जो ये है ना, ये हमारा जो रियल मॉलिक्यूल है जिसका आयनाइजेशन हुआ है उसका M/Z रेशियो है 58 और इसका फर्स्ट का है फिर M/Z रेशियो 29 और इसका है 57। क्योंकि देखो यहाँ पर 58 है, एक ही हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन की कमी है, यानी कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, एक ही होता है। तो ठीक है, इसका होता है 57, यानी कि ये हमें सिग्नल देगा 57 पर, ठीक है, ये देगा 29 पर, ये देगा 58 पर। तो जब हम इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं, मास स्पेक्ट्रा, तो हमें 3 सिग्नल देखने को मिलते हैं अल्फा क्लीवेज में, ठीक है। अगली चीज इन कीटोन्स की अगर बात करें, वो ही बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होने के बाद इसका M/Z रेशियो 100 होता है, यानी कि 100 पर हमें एक पीक देखने को मिलती है।
अब इसमें क्या होगा, अल्फा क्लीवेज कराएंगे। अल्फा क्लीवेज, ये जो बॉन्ड है अल्फा बॉन्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे इसका। अगर इसका कराएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा, अगर इसका बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, और यहाँ पर CH3 CH2 फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। हमें फ्री रेडिकल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर सिग्नल नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास है ये दोनों जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो ही सिग्नल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 सिग्नल आने वाले हैं, एक आएगा 100 पर, एक आएगा 71 पर, एक आएगा 57 पर। अगर आपको ये नहीं निकालने आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है। जैसे हम एक सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो आपको ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब 16 होता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, एक का कितना होता है, 12 होता है, 12 एटॉमिक मास होता है। तो 12 12 12 24 32 36, ठीक है, 36 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास बचे क्या है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का 6, ठीक है। इस तरीके से अब इसको जोड़ लेना, ये आ जाएगा आपका 58, ये 58 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका निकालना है। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन कितना होगा, 16, ऑक्सीजन का 16, एक यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का कितना होगा 12, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका कितना होगा 1। तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा, आपका टोटल आंसर आएगा 29 आएगा, ठीक है। यह आपके पास आ चुका है M/Z रेशो, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है M/Z रेशो, आप आराम से कर सकते हो, सिंपल होता है यार M/Z रेशो। आगे बात करते हैं इन अल्कोहल। अल्कोहल की अगर बात करें तो ये जो बॉन्ड होता है, ये होता है, सॉरी, ये जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, और ये जो बॉन्ड होता है उसमें ये बॉन्ड होता है हमारे पास अल्फा बॉन्ड, ठीक है। अब अल्फा बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन के बाद इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। इस तरीके से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर ये जो CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अगर आपको ना लिखा दिखाई दे तो यहाँ पर आपको CH3 ही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक CH3 फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा जिसका M/Z रेशो 31 है, यानी कि 31 पर हमें एक सिग्नल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ईथर्स की बात करें तो ईथर्स में वो ही, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा बॉन्ड होने वाला है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन में क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये बॉन्ड वो ही उसी तरीके से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका M/Z रेशियो आपको खुद को निकालना है, सिंपल है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का देख लेना, ऑक्सीजन के कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर ET मतलब CH2 CH3 होता है, ठीक है। एक CH3 का 15 होता है, CH2 का 14 होता है। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। CH3 का देखो किस तरीके से होता है, 15, कार्बन 12 होता है एटॉमिक मास, 3 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, तो 3 का कितना हो गया, 3 हो गया, और 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। और CH2 की अगर बात करें तो कार्बन है उसके अंदर, इसका होता है एटॉमिक मास 12, और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से कितने हो गए, 14, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 29 मिलेगा। ET का मतलब ET का आपको एटॉमिक मास मिलेगा 29, ठीक है। मिलेगा नहीं, आपको खुद को कैलकुलेट करना है, M/Z रेशियो निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन के थ्रू ये बनेगा। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, ये इस तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा, और हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिलता है। अब जरूरी नहीं है होमोलाइटिक हो या फिर ना हो, हमारे पास कोई सा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा जो फ्रेगमेंट है उसके स्टेबिलिटी पर। और यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट बना है ये बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये थी हमारे पास अल्फा क्लीवेज। बात करते हैं बीटा क्लीवेज की। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है
है ये हमारे पास अल्फा बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास बीटा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसका डिसोसिएशन करेंगे, इसको डिसोसिएट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आयनाइज्ड बना रखा है, ठीक है। आयनाइजेशन कराने में कुछ भी नहीं होता है, आपको एक यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल लिखना है जो न्यूट्रल होता है, उसके एरो लगा देना है, एरो पर आपको लिखना है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है ऑक्सीजन पर और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ इस तरफ माइग्रेट करेगा। अब इस तरफ माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर CH3 CH2 पॉजिटिव हमारा निकल चुका है। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये बॉन्ड दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट करेंगे। अब इस तरफ माइग्रेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें केवल इसका ही सिग्नल मिलेगा, इसका सिग्नल नहीं मिलेगा। M/Z रेशो आपको खुद को कैलकुलेट करना है। आगे बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में भी वही उसी तरीके से होने वाला है, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ पर घूमेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आपको ये फ्रेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे ईथर्स में। तो ईथर्स में क्या होता है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमारे पास एक ईथर है जिसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, तो डाइल इथाइल ईथर है, ठीक है, जिसका M/Z रेशियो 74 होता है। यहाँ पर अल्फा क्लीवेज होगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये जो बॉन्ड है अगला बॉन्ड ये अल्फा बॉन्ड होगा और ये जो बॉन्ड है ये अल्फा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अल्फा बॉन्ड में यहाँ पर हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसका M/Z रेशियो की बात करें तो 59 होता है। आगे बात करते हैं बीटा क्लीवेज की। तो देखो बीटा क्लीवेज किस तरीके से होगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, और ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड होगा हमारे पास बीटा बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर बीटा बॉन्ड में भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, इसमें भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो ये क्या होगा, ये तो बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन जो जिसके पास फ्री रेडिकल आया है ये जाकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH का फॉर्मेशन कर लेगा। क्योंकि ये जो होता है ना यार, ये कंपाउंड, ये जो फ्रेगमेंट होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, वहाँ पर हमने हमारा जो एथेनॉल होता है उस एथेनॉल में हमने मास स्पेक्ट्रा देखा था और उसमें जो हमारे पास बेस पीक आती है वो इसी की आती है, जिसकी जो पीक की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्टेबल बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी इंटेंस पीक शो करेगा 31, यानी कि M/Z जिसका M/Z रेशियो 31 होता है, यानी कि 31 पर हमें एक इंटेंस पीक देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारे पास सिंपल फ्रेगमेंटेशन मेथड। आगे बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हम बाकी के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।